आपके पास लेट्स से वाटर बॉटल्स आने वाली थी, वो आई नहीं बट कस्टमर्स ने मांग ली, तो आपने क्या किया, तुरंत अपने कैश से पैसा निकाला, आपने सामान मंगाया और आपने कस्टमर को सर्व कर दिया, बट आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। आपने उसको रिकॉर्ड कहाँ पर किया? एक पेपर पे रिकॉर्ड किया, डे एंड पे किया कि मेरा खर्चा हुआ। बट व्हेन यू सिट ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस ना, वो पेपर का रिकॉर्ड मिट चुका है। तुरंत ये रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि सर कहाँ महंगा है, आपको क्यों लग रहा है हमारा रेस्टोरेंट महंगा है। उससे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उसको इतना रिप्लाई देना है, सर नोटेड सर, we apologize because you're finding our restaurant expensive. We will report this to our management. हाँ, बस इतनी बात ही बोलनी है उनको। तो कभी भी अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको पहले अपने रिकॉर्ड्स, अपने पूरे जो डेटा है उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि आपने क्या गलती करी जिसकी वजह से आपको ये परिणाम मिला। बट अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि आपने मंगाया है क्यों, वो बॉटल कौन सी थी, आपने सामान मंगाया, आपने बॉटल मंगाई 30 रुपए की वाटर बॉटल मंगाई, तो उसका ब्रांड क्या था? Absolutely. You can't answer that. Absolutely. झगड़े शुरू हुए, टीम्स का बॉन्डिंग खराब हुआ, small things make a lot of changes in a negative way as well. Absolutely. As well as in positive ways. Absolutely. Another thing which the restaurants they normally usually do is कि क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बाकी रेस्टोरेंट्स को कॉपी करते हैं। हाँ। और वो ये सोचते हैं कि उनका रेस्टोरेंट भी वैसे ही चल जाएगा जब वो ये बेच रहा है। Hi everyone and welcome back to Minter's Table, India's first and only podcast that dives into know-hows of the food and beverage industry. This is a perfect place to listen, learn and grow your F&B business. Whether it's a restaurant, cafe, bar, fine dining, ice cream parlor, pizzeria or any other restaurant business. Hi everyone, welcome back to Mentor's Table, and we are continuing our last episode, and this time we are covering operations part of the restaurant. So let's start. Hi Rajiv ji. Hello Pawan ji, thank you for having me back again. You're most welcome sir. So मुझे ये जानना है कि when it comes to the operation part की अब हमारे पास प्लानिंग हो गई, हमने बना लिया and now it's start, मतलब लॉन्च हो चुका है, चल रहा है। So यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जब कोई आदमी फर्स्ट टाइम इनिशिएट कर रहा है अपडेट स्टार्ट करना, सो ऐसे कौन से ब्लाइंड साइड्स हैं जो उसे दिखते नहीं है पहले, जो उसको अब शुरू होते हैं कि यार ये मुझे इश्यूज आ रहे हैं ऑन डे टू डे लेवल ऑफ ऑपरेशंस, तो वो चीज़ एंड देन फ्रॉम देयर विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन कि हाउ व्हेन वी सॉल्व दैट, हाउ अबाउट इंक्रीजिंग द सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि कुछ चीज़ें ऐसी जो आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता है एज एन ओनर, फर्स्ट टाइम ओनर्स, और उसे वो इश्यूज आने लग जाते हैं व्हाइल ऑपरेशन गेट स्टार्टेड एंड क्राउड कीप ऑन कमिंग। इनिशियली आपका एक 3 दिन 4 दिन समझ में नहीं आएगा शायद, बट धीरे धीरे व्हेन स्टार्ट्स ग्रोइंग अप देन हाउ टू डू इट। राइट। सो पवन जी, एक्चुअली देखा जाए तो जैसे ही आप रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, 90% रेस्टोरेंट ओनर्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इसका प्राइमरी रीजन ये होता है क्योंकि उन्होंने कोई भी अपनी रेस्टोरेंट की एसओपी या प्रोसेस सेटअप नहीं होता है। ओके। ज्यादातर के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि हम सेम टेस्ट दे नहीं पा रहे हैं। हमारे पास ये शेफ था, वो शेफ बदल गया, अब टेस्ट भी बदल गया हमारा। हाँ, कस्टमर बोलता है, कस्टमर आकर के बोलता है, और उसके बाद में कई क्लाइंट्स मेरे पास आकर के बोलते हैं कि सर ये शेफ ने ये चीज कल तो बहुत अच्छी बनाई थी, आज उसको वापस वही बनाने के लिए बोला तो उसने वापस से गलत बना दी। हाँ। पवन जी, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या होती है कि आपको डे 1 पे पूरा अपना रेस्टोरेंट का एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सेटअप करने चाहिए, और जितनी भी आपके मेन्यू के अंदर रेसिपीज होती है ना, उनको पूरा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं, आप अपना ग्रामेज, अपना पूरा का पूरा रेसिपी पूरी की पूरी फॉलो करो, और पूरा का पूरा पहले से एस्टैब्लिश्ड करके रिटन डॉक्यूमेंटेड हो आपके पास, और उसी को आप रिपीटेटिवली फॉलो करो।
मतलब वो किचन में लगा देना चाहिए आपको बना करके कि जी। ये सामान ऐसे ऐसे बनने वाला, इसका प्रोसेसर ऐसे ऐसे होने वाले हैं, करेक्ट ताकि कल को अगर आपका शेफ चला भी जाए, उसको जो Correct. हेल्पिंग हैंड है वो करेक्ट भी उसको प्रिपेयर कर सके। करेक्ट। और पवन जी, अक्सर मेरे पास किचन ओनर्स बोलते हैं कि सर ये रनिंग ऑपरेशंस में करना तो बहुत मुश्किल है कि अच्छा। हम ग्रामेज कैसे मैनेज करें। रनिंग हाँ। ऑपरेशंस में हम कैसे, जब रेस्टोरेंट एकदम पीक के ऊपर है, पूरा फुल है, तब मेरा शेफ थोड़ी ना 1-1, 5-5 ग्राम या 2-2 ग्राम अडप्ट करेगा। डालेगा। हाँ हाँ। तो पवन जी, इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है। डे 1 पे हमारे पास एक शेफ और एक असिस्टेंट शेफ्स की टीम होती है। हाँ। हमें हमेशा करना ये चाहिए कि जो असिस्टेंट शेफ जो पीछे खड़ा है, उसको ये सारी की सारी ग्रामेज और ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली वे करके रेडी रखना चाहिए। ओके। जैसे जैसे अगर- शेफ अगर मैं बनाते expect- जा अगर रहा मैं- है, हाँ, हाँ। वैसे वैसे उसको ये पूरा का पूरा देते जाना चाहिए। सो पीक आवर्स में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास हमेशा एक टीम होती है शेफ और हेल्पर की। तो शेफ अगर डिश बना रहा है तो हेल्पर को उसको पीछे ग्रामेज में पूरी की पूरी कैलकुलेट करके रेडी करके रखना चाहिए। ओके। और वो शेफ को फटाफट देते जाना चाहिए एंड शेफ कैन प्रिपेयर द डिश। सो इवन इन पीक टाइम्स आप अपना ग्रामेज पूरा मैनेज कर सकते हो, आपका टेस्ट चेंज होने के कोई चांसेस नहीं होते। एसओपी फॉलोड होती रहेगी उसके साथ। एसओपी और पूरा प्रोसेस फॉलो होता रहेगा। आई टेल यू, जैसे हमारे पास भी फीचर, जब हमारे पास जोमेटो स्विगी से ऑर्डर्स आते हैं, तो व्हेन द ऑर्डर कम्स इन, ओवर देयर इज अ बटन कॉल्ड एज चेक डिस्क्रिप्शन। तो वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए बाय वन गेट वन था या फिर बर्गर कॉम्बो था, तो अब उसको ये नहीं मालूम, बिकॉज वो शायद वो चेंज हुआ हो तुरंत एम्प्लॉय, उसे क्या पता ना मालूम हो, तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि विद दिस वन लेट्स से आलू टिक्की बर्गर प्लस वन स्मॉल फ्राइज एंड प्लस लेट्स से अ कोक। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका बंदा चेंज भी हो रहा है, जो आपकी पैकेजिंग करता है या फिर जो प्रिपेयर करता है, जो किचन मैनेजर है, उसे समझ में आता है कि इसमें क्या क्या चीज़ जानी चाहिए। सो इस तरीके से वी ऑल्सो मेंटेन की जो कंसिस्टेंसी ऑफ पैकेजिंग है, बिकॉज सी ऑफलाइन में आपके सामने कस्टमर ने आपको कंप्लेन करी, आपने तुरंत सॉल्व किया एंड यू गिव हिम सम डिस्काउंट और समथिंग लाइक दैट एंड इट इज सॉर्टेड। बट अगर आपका एक बार एग्रीगेटर के ऊपर रिव्यू खराब आ गया, हमने बोला कि जैसे बोलते हैं RHI यानी कि रेस्टोरेंट हेल्थ इंडेक्स, अगर वो डाउन हो गया तो आपकी सेल्स आनी कम हो जाएगी एग्रीगेटर से, और उसमें यू कांट डू एनीथिंग। उसमें एग्रीगेटर विल हैव हिज ओन टाइम कि दूसरा कुछ गलती करेगा, फिर आपका टाइम बीतेगा, देन इट विल लिस्ट यू अप। Absolutely. इसके लिए ये जो आपने बोला एसओपी वाली चीजें बहुत जरूरी है। इसके अलावा एसओपी हमारी बात हो गई, रेसिपी क्रिएशन हमारी बात हो गई, उसे फॉलो करना हमारी बात हो गई। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू। लाइक जी सो पवन जी, क्या होता है ना कि कोई भी रेस्टोरेंट जब वो स्टार्टिंग में नया नया शुरू होता है, तो इनिशियल फ्यू मंथ्स में आपकी फूड कॉस्ट थोड़ी सी हेवायर जाती है। ओके। फ्रॉम योर फर्स्ट वेरी मंथ आपकी फूड कॉस्ट 30% नहीं आ जाएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि शेफ को भी थोड़ा टाइम लगता है कस्टमर्स को समझने के लिए, थोड़ा पिलफ्रेज होता है, थोड़ा वेस्टेज होता है, बट इवेंचुअली ओवर द टाइम वो फूड कॉस्ट कंट्रोल में आ जाती है। अभी आपने मेरे को सवाल पूछा था इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, ठीक है। तो पवन जी, अब कोई भी रेस्टोरेंट जो नया नया स्टार्ट होता है, ठीक है, इवेंचुअली उसके पास चांसेस होते हैं कि वो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के पास जाए, वहां से अपना रेवेन्यू स्ट्रीम इंक्रीज करे। ये सब चीजें जब आप कर लेते हैं, आपने अच्छी खासी अपनी मार्केटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप किस तरीके से अपने सेल्स या रेवेन्यू को बढ़ाना चाहें, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? यही आप जानना चाह रहे हैं, राइट? सो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि, और मेरा सिंपलेस्ट सजेशन सबको ये रहता है कि आपको अपना एक रेस्टोरेंट ओपन होने के बाद, अगर आपने रिक्वायर्ड सेल्स जो आप चाह रहे थे वो अचीव कर लिया है, बट आप और भी ज्यादा सेल्स अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपना सेकंड फुटप्रिंट इमीडिएटली क्रिएट करना चाहिए। ओके। शहर के अंदर आप एग्जिस्टिंग किचन को ही यूज करके आप कहीं पे और छोटी सी जगह लेकर के अपना एक छोटा सेकंड आउटलेट आप इंस्टेंटली डाल दीजिए, बिकॉज दैट विल नॉट ओनली इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द फर्स्ट आउटलेट, बट इट विल ऑल्सो गिव यू एडिशनल रेवेन्यू ऑफ द सेकंड आउटलेट। तो यही मेरा अभी
नेक्स्ट मेरा पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये था जी। कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स Yes. कि हमें या तो इस रेस्टोरेंट को कंटिन्यू करना चाहिए जी। या स्टॉप करना चाहिए, या फिर वी शुड गो फॉर द न्यूअर आउटलेट. सो Absolutely. आपने बोला कि अगर हम ब्रेक इवन से ज्यादा रेवेन्यू बना रहे हैं, हमारे जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स थे उसके हिसाब से, देन यूजिंग द सेम किचन, हमने बात की थी कि कॉस्ट ऑफ किचन हम सेव कर लें और Correct. हम एक नया आउटलेट स्टार्ट करें. Correct. आई थिंक दिस इज द इंडिकेटर की दैट यू शुड ओपन अवर न्यू आउटलेट. Absolutely. हाँ. Absolutely. हाँ. और पवन जी, अगर हमारे पास सपोज 2 आउटलेट हो जाए, 2 के बाद हमारा तीसरा हो जाए, उसके बाद अगर आपने एक शहर के अंदर अपने 3 आउटलेट्स कर लिए हैं, तो आपको नेक्स्ट आउटलेट किसी और शहर में प्लान करना चाहिए. ओके. सेम शहर में प्लान करने की जरूरत नहीं है. इट कैन बी अ नियर बाय सिटी और इट कैन बी एनी अदर प्लेस. ऑल्सो अगर हम 3 आउटलेट सक्सेसफुली हम रन कर पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा तीनों आउटलेट से जनरेट हो पा रहा है, तो इन दैट केस वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एंटरिंग इनटू अ फ्रेंचाइजी मॉडल. Becoming a franchisor. Absolutely. We can start issuing franchisees also of different brands for different people. And इसके साथ साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं पवन जी, कि मेरा एक सजेशन सब लोग को रहता है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए. Okay. तो मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है कॉन्टिनेंटल किचन, आप उसमें कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसी में आप ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करिए जिसकी ज्यादा शेल्फ लाइफ है. और वो अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, बिग बास्केट हो गया, इन पे बेच सके, तो वो ज्यादा बेटर एक रेवेन्यू मॉडल आपके लिए बन सकता है. सो इवन क्लाउड किचन्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि जस्ट डोंट डिपेंड योरसेल्फ ओनली ऑन स्विगी एंड जोमैटो, रादर create products with a longer shelf life and introduce those products on a broader platforms like Amazon and Big Basket or Nature's Basket, whatever, Blinkit or these aggregators. Yeah, like Zapto is coming in. Yes. So मैंने भी एक चीज नोटिस करी है कि जैसे आपने बोला लंबी शेल्फ लाइफ, तो कुछ आइसक्रीम ब्रांड्स हैं या फिर कुछ बेकरी ब्रांड्स हैं. अब वो क्या करते हैं, Zomato स्विगी पे तो उनके पास है ही है, करेक्ट, बट दे लॉन्च ऑन Zapto, like Blinkit and all. Absolutely. उससे मुझे एज अ एंड कस्टमर फायदा ये होता है कि अगर Zomato मुझे बोलता है कि मुझे आपकी डिलीवरी में 20 मिनट्स लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा, 40 मिनट्स लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, वहीं पर मुझे सेम चीज एंड समटाइम्स इन बेटर डिस्काउंट्स दैट रनिंग ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मैं Zapto या Blinkit से ऑर्डर कर सकता हूँ. खाली जो मुझे उसमें एक ड्रॉबैक लगता है पर्सनली, वो ये है कि मेरे पास जो लेवल ऑफ चॉइस होती है वो कम होती है. कि मतलब अगर आपको Zomato पे सेम आइसक्रीम ब्रांड के 20 फ्लेवर्स मिल रहे हैं, आपको ऑन क्विक कॉमर्स के ऊपर you might only get 5 flavors of that or 2 flavors of that. तो ये चीजें हैं, मतलब it's a new channel, जैसे मैंने बोला increasing the revenue, it's a new channel to grow with that. So पवन जी, मेरे ही एक ओपन किया हुआ एक बहुत अच्छा आउटलेट था इन जयपुर. It was a North Indian outlet. इन लोगों ने क्या किया कि अपना रेडी टू ईट फूड निकाला, जिसमें इन्होंने रेडी टू ईट बिरयानी, रेडी टू ईट पराठा विद सम कॉम्बोज, अलग अलग मटर पनीर एंड ऑल दैट थिंग इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया. एंड दे स्टार्टेड लिस्टिंग देयर रेडी टू ईट फूड ऑन Amazon एंड अदर पोर्टल्स, एंड नाउ दे हैव अ वेरी गुड टर्नओवर. तो उनके रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बड़ा टर्नओवर अभी उनके रेडी टू ईट पैकेट्स का है. सो ऑडियंस बहुत बड़ी हो गई, अब लोकलाइज नहीं रह गया है. अब उनका जो ब्रांड है, जो उनका रेस्टोरेंट है, उसकी भी ऑटोमेटिक प्रमोशन हो रहा है, बिकॉज ये सारा जो फूड है, ये जो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, उससे इनके ये वाले ब्रांड्स भी सारे विजिबल हो रहे हैं. सो इट विल ओपनिंग अप अ रियली बिग opportunity to go to the franchising level ना. Absolutely. कि आपने तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे Zomato ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट अपनी सेल करना शुरू किया, आपका लॉन्ग कंज्यूमर वाला, बट अब उसी की वजह से आप जो भी वो कस्टमर्स हैं, यू कैन रीच आउट फॉर फ्रेंचाइजीज एज वेल, कि फुटफॉल के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड उसके अलावा पवन जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में आप जितने पाप करते हो उतने ज्यादा पैसे कमाते हो.
अगर आप वेज बेचेंगे तो कम कमाएंगे, नॉन वेज बेचेंगे ज्यादा कमाएंगे, दारू बेचेंगे तो और ज्यादा कमाएंगे। तो जब भी आप कभी भी अगर आपका एक रेस्टोरेंट है वो सर्टेन लेवल रीच कर चुका है तो आप अपना मेन्यू एक बार रिवैम्प करिए, उसमें नई डिशेस आप इंट्रोड्यूस करिए और जो आपकी एग्जिस्टिंग डिशेस हैं जो ऑलरेडी ज्यादा बिक रही हैं उनको आप थोड़ा एक पीक प्राइस पे बेच सकते हैं, जिनका डिमांड ऑलरेडी जनरेट हो गई है। जैसे हमने बोला मेन्यू इंजीनियरिंग वाली जो पार्ट था जी, कि हमें मालूम पड़ा है कि हमारा हाईएस्ट सेलिंग आइटम क्या है, तो आप उसके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाइए और उसको रन कीजिए और नए प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करिए। और अगर आपका मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट में अल्कोहल नहीं है तो आप शायद अल्कोहल सर्व करना लाइसेंस लेके सर्व करना भी शुरू करिए, तो आपका रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। सो राजीव जी, जैसे हमने बात करी अबाउट एसओपीज, एक पार्ट हो गया डेली ऑपरेशंस का आफ्टर लॉन्चिंग द आउटलेट रेस्टोरेंट, उसमें और भी कुछ चीजें हैं या फिर कुछ थोड़ा और डीप हम लोग जा सकते हैं समझने के लिए, ताकि यूजर्स का ब्लाइंड साइड थोड़ा हट सके या फिर समझ में आए कि ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। एसओपीज एंड रेसिपी मेकिंग इज वन थिंग। एब्सोल्युटली। सो पवन जी, होता ये है कि एसओपीज एक चीज होती है, सेकेंड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और जो नए रेस्टोरेंट ओनर्स नहीं करते हैं वो है रेफरिंग टू देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमें सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना चाहिए। हमारा एक पेटी कैश लेजर होना चाहिए, हमारा एक लेजर होना चाहिए पेरिशेबल आइटम्स के लिए, हमारा एक लेजर होना चाहिए नॉन पेरिशेबल आइटम्स के लिए, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ जब मैं अपना सेल्स फिगर देखूं तो मुझे फूड कॉस्ट में ये भी समझ में आए कि मेरा वेजिटेबल्स पे कितना खर्चा हुआ है, मेरा डेयरी पे कितना खर्चा हुआ है, मेरा पोल्ट्री पे कितना हुआ है, व्हाट इज द स्प्लिट दैट आई एम हैविंग। See, at the end of the day, it is very important to analyze your data on a month-on-month basis frequently to understand what exactly is going on in your restaurant operations. अगर आपके यहाँ पिलफ्रेज हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो ये समझने की बहुत हद तक ज़रूरत होती है कि आपका ये पिलफ्रेज और वेस्टेज किन कारणों से हो रहा है, और ये पिलफ्रेज और वेस्टेज आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू मिलता है। तो अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्टिंग से अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मंथ ऑन मंथ आपके मिसलेनियस खर्चे क्या हो रहे हैं, आपके पेरिशेबल खर्चे क्या हैं, नॉन पेरिशेबल आइटम्स के खर्चे क्या हैं, आपके मार्केटिंग के खर्चे क्या हो रहे हैं, आपको ये मार्केटिंग करने से आपको कितना गेन हुआ, एक्स मार्केटिंग करने से कितना गेन हुआ। ये सब चीज़ों के लिए हमें कांस्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो मतलब आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो कि आप कुछ चीज़ों को आप वीकली, कुछ चीज़ों को डेली, मंथली आप फॉलो करें। एब्सोल्युटली। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये होता है पवन जी कि हमको एंड ऑफ द मंथ में जब भी हमारा क्लोजर हो, हमें हमारा स्टॉक पूरा चेक करना चाहिए, हमें हमारी पूरी इन्वेंट्री चेक करनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। वी शुड चेक द वेरिएंसेस, हमारे वेरिएंस क्या आ रहे हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पूरी की पूरी अपनी इन्वेंट्री चेक करिए कि आपकी इन्वेंट्री अभी कितनी बची हुई है, सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया कि आपका राशन किस अमाउंट तक यूज हुआ है। हाँ। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप अपने कटलरी, क्रॉकरी की भी एक इन्वेंट्री लीजिए, करेक्ट, ताकि आपको समझ में आए कि आपका ब्रेकेज, आपका टूटने में कितने पीसेस का नुकसान हुआ है। सो मंथ ऑन मंथ ये एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके रेस्टोरेंट में चल क्या रहा है। 90% ओनर्स के साथ होता ये है कि दे डोंट मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज ऑफ विच उनको ये डेटा कभी मिल ही नहीं पाता है कि उनके रेस्टोरेंट में चल क्या रहा है, एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। लेट्स अज्यूम आपकी मंथ ऑन मंथ सपोज 10 प्लेटें टूट रही हैं, हाँ, एक प्लेट आपकी 100 रुपए की है, हाँ, तो आपका 1000 रुपए का एक वो खर्चा फिक्स होकर के बैठ गया। अब अगर आप स्टॉक इन्वेंट्री, आपकी क्रॉकरी की इन्वेंट्री आप ले नहीं रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी 1000 रुपए की क्रॉकरी टूटी? और एट द एंड आपको समझ नहीं आएगा यार मेरी सेल्स तो हो रही है बट फिर भी लॉस में क्यों जा रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा, और ये 1000 रुपया हमको कहीं पकड़ में आएगा नहीं। तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम डिटेल में मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही बात बोलता हूँ कि लोग ना बेसिक फीचर्स को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हमारे पास पेटी कैश एक फीचर है, उसमें यू कैन एबल टू क्रिएट योर ओन कैटेगरीज दैट यू वांट टू ऐड, लाइक यू नो मेंटेनेंस जॉब्स, प्लम्बिंग जॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी जॉब्स, फिर आपका एड हॉक परचेजेस,
एब्सोल्युटली। आपको आपके पास लेट्स से वाटर बॉटल्स आने वाली थी, वो आई नहीं, बट कस्टमर्स ने मांग ली, तो आपने क्या किया, तुरंत अपने कैश से पैसा निकाला, आपने सामान मंगाया और आपने कस्टमर को सर्व कर दिया, बट आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। आपने आपने रिकॉर्ड कहाँ पर किया, एक पेपर पे रिकॉर्ड किया डे एंड पे, कि यार कि मेरा खर्चा हुआ। बट व्हेन यू सिट ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस ना, वो पेपर पे लिखा रिकॉर्ड मिट चुका है। डेफिनेटली। सो यू एड अप, यूज पेटी कैश, लाइक यू यूज पेटी कैश एक्सटेंसिवली, राइट। यार मैंने एक एलईडी बल्ब चेंज किया, मैंने एक नई वाटर बॉटल ली, मैंने मॉपिंग के लिए कुछ नया सामान लिया, कुछ नया लिक्विड लिया। सो यू एड द कैटेगरीज एंड यू कम टू नो कि यार मेरा शायद वो ये जो पेटी का खर्चा है, इसकी जो कैटेगरीज है, यही 5% 10% ऊपर का खर्चा वही करवा रही है, जो हमें दिख ही नहीं रहा था अभी तक। Absolutely. And if you can't track na, you can't manage. If you can't manage, then you can't make profits, and you don't know the whole picture. Absolutely, you're very right. So इसके लिए again technology बीच में आई, and I think to have everything in sync, कि क्या सामान मैंने मंगाया, किस प्राइस में मंगाया, उस वेंडर को ने कितना पेमेंट किया, कितना उसे पेंडिंग है, कितने पीओ बने, उसके अगेंस्ट कितने जीआर आए, फिर जब मैंने उस इन्वेंट्री आइटम को मैंने जब प्रिपेयर किया टू सेल, तो उसमें से रियल टाइम डिडक्शन उस पे होना चाहिए। जैसे सिस्टम में हमारे होता है, अगर आपने चाहे आप एक प्रॉपर डिश बनाओ विद ग्रेवी, या तो वो बनाओ, चाहे आप बर्गर बनाओ, पिज्जा बनाओ, उसमें कितने बन, कितना कटलेट, कितना सब चीजें आपकी लगी, डिडक्शन इन रियल टाइम होना चाहिए, जो होता है, एंड इट विल टेल यू द फूड कॉस्ट में कितनी लगी, एंड एट द एंड इट विल गिव अ पेनल, एंड आल्सो इट विल टेल यू आइटम वाइज सेल्स, सबग्रुप वाइज सेल्स, मेन्यू सबग्रुप वाइज सेल्स, कैटेगरी वाइज सेल्स, आपका कितना पैसा आपके बैंक में पैसा है, कितना पैसा आपके क्या कहते हैं कैश में आया, कितना यूपीआई में आया। अगर आपका से ट्रैक ही नहीं रहेगा, आपको कॉल आया वेंडर का, आपने बोला कल पैसे लेने आ जाना एंड विल पे यू, बट आपको मालूम पड़ा कि मेरे डेट में इतना कैश ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं कि मैं उसे कल डायरेक्टली पेमेंट कर दूं। अगर मेरा पेमेंट कार्ड दो तो मेरे को तो T+1 में आने वाला है, करेक्ट, देन आई शुड नॉट प्रॉमिस। अब चीजें ऐसे ऐसे खराब होनी शुरू होती हैं। आपने वेंडर को कमिटमेंट कर दिया, बंदा मान लो दूर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, टाइम लेकर के आ रहा है, स्पेशली आपके पास, आपने बोला सर मेरा कैश कलेक्शन नहीं हुआ। अब आपका कैश कलेक्शन नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी उस वेंडर की नहीं है। आपने तो फोन पे कमिटमेंट कर दिया कि पैसे लेके आगे लेके चले जाना, तो आप जिम्मेदारी किसकी, आपकी जिम्मेदारी है। और आप बोलोगे पेमेंट मेरे पास कल आने वाला है, पेमेंट आपको मैं कैश करूंगा, बिकॉज़ ट्रांजैक्शन T+1 में होता है। सो हैविंग अ सिस्टम इन प्लेस ना गिव यू द क्लैरिटी कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। वेरिएंसेस बहुत जरूरी होते हैं। लोग सोचते हैं कि यार मैं इसकी इन्वेंट्री पुटअप कैसे करूं, या फिर ये रोज पुटअप करनी पड़ेगी, बट इफ यू मेक दिस SOP कि आपको रोज करना है ना, इट विल बिकम अ हैबिट। एब्सोल्युटली, दिस हैबिट नीड्स टू बी फॉर्म्ड। हाँ, एंड फिर वही बात आती है हैबिट में भी ना, कि मैन पावर की। लोग सोचते हैं यार इसके लिए मैं बंदा क्यों रखूं। यार अपना जो मैनेजर रखा है, अगर आपको नहीं बंदा रखना, उसको बोलो भाई ठीक है, 1 घंटे बाद आफ्टर डे क्लोज यू शुड डू दिस। या फिर if your scale is really big, have a one guy dedicated to the inventory part ना, because main तो ना आप वही बात होती है कि आपने सेल्स बहुत कुछ किया, पैसा बहुत बन रहा है, बट लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने बैकएंड में चीजें ट्रैक ही नहीं कर रखी हैं। Right. So another important aspect which I want to tell you is, Pavanji, lot of restaurant owners forget this. We are in a business of hospitality. हाँ. And customer is God. Correct. Customer is the king. Okay, whatever customer says, he's absolutely right. I would request all restaurant owners कि जब भी कोई कस्टमर आपको बोले कि क्या बात है आपका रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, हाँ, तो आपको उसको तुरंत ये रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि सर कहाँ महंगा है, आपको क्यों लग रहा है हमारा रेस्टोरेंट महंगा है। हाँ. उससे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उसको इतना रिप्लाई देना है, सर नोटेड सर, we apologize because you're finding our restaurant expensive. We will report this to our management. हाँ, बस इतनी बात ही बोलनी है उनको। सही है। हमें वहां पे बैठ के उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फ्यूटाइल बातें नहीं करनी है उसके साथ। ये चीज हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर हमारी गलती ना भी हो तो भी हमें बोलना पड़ता है, सर वी आर सॉरी, we will report this to the management. आप हर चीज मैनेजमेंट के ऊपर डाल करके उस सिचुएशन से वहां से हट सकते हो। हो सकता है काम डाउन हो जाएगी चीजें। हाँ. वो हो सकता है कि आप उसकी बातों से एग्री ना करते हो सकता है कि आपके व्यूज अलग हों,
हो सकता है कि कस्टमर शायद अपनी बीवी से झगड़ा करके आया हो और यहाँ पे आके आप पे चिल्ला रहा हो, हाँ, बट आपको फिर भी वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ मुस्कुराते हुए ही उसको रिप्लाई करना है और उसको जवाब देना है। आप कस्टमर के ऊपर अब वापस से अपना गुस्सा, रूडनेस, एंगर दिखा नहीं सकते बिकॉज यू आर इन द बिजनेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और इसमें बात ये भी आती है कि आपने अपना बेस्ट किया while प्लानिंग, बिल्डिंग। जब ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ है तो उसमें आपको रियल लाइफ सिचुएशंस हिट करती हैं। करेक्ट। तो आपने जो सोचा, हो सकता है आपने 4 दिन से स्टडी किया हो सकता है आपका एक्सपीरियंस हो, आपने उसको डिप्लॉय किया, बट जिस लोकेशन पे आपने ओपन किया है वहां के लोगों की मेंटालिटी अलग हो सकती है, वहां के लोगों के टेस्ट बड्स अलग हो सकते हैं। मतलब यू प्लान्ड इट बट इट माइट चेंज अ बिट, सो यू शुड टेक दोस फीडबैक रियली हैप्पीली कि अच्छा सर आपका ये कहना है, ही सेड समबडी इज कम एंड सेड कि सर मैंने जिस कहीं ट्राई किया था शुड बी डूइंग दिस, या फिर आपके इस आइटम के अंदर मुझे ज्यादा लगा या फिर ये मुझे कम लगा, यू नो। तो वो फीडबैक लो। अगर किसी ने आपको, कुछ लोग बहुत इंटरैक्टिव होते हैं कस्टमर्स, वो आपको आगे कुछ सजेशन देते हैं, उस सेशन को नोट करो, सर्च अबाउट दैट इनपुट, करेक्ट, एंड ट्राई टू डिप्लॉय इफ यू कैन। करेक्ट। तो ये चीजें अगर, बिकॉज सी एट द एंड डजंट मैटर आपने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, आपने क्या प्राइसिंग पुटअप किया, बट आपने सब कुछ किया किसके लिए कि यू मस्ट बी अर्निंग मनी, यू मस्ट बी डूइंग सम गुड बिजनेस। आपका बिजनेस पिछला कौन देने वाला है? कस्टमर आके देगा ना। एब्सोल्युटली। सो यू शुड बी लिसनिंग टू द कस्टमर टू दैट एक्सटेंट कि यार ये कैसे करना है, इसमें गलतियां मुझसे क्या हो गई। एब्सोल्युटली। मैंने एक स्टडी पढ़ी, मान लो यूएस की थी, यूरोप की थी, यूएई की थी, या फिर इंडिया में थी, लेट्स से साउथ पार्ट, नॉर्थ पार्ट की वो स्टडी थी, बट जहां पर मैं रन कर रहा हूँ वहां पर वो चीज इम्प्लीमेंट नॉट टू द फुल एक्सटेंट नहीं हो पा रही है। तो listening and implementing the feedbacks, not every feedback, इसमें ना you should have a check कि यार हर कोई आगे कुछ बोल के चलेगा, उसको फिट अप नहीं करना है। take 10 feedbacks and if some feedback is coming continuously, जैसे सर ने बोला कि, राजीव जी ने बोला कि वो महंगा है, या फिर आपके सब्जी में एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, फिर बहुत सी चीज फीडबैक कुछ हो सकता है, रैंडम फीडबैक से हो सकते हैं, हाइजीन को लेकर के, लाइट्स को लेकर के। सर मैं बैठता हूँ, ये टेबल का जो सरफेस है बहुत ज़्यादा लाइट मेरे आँख पे थ्रो कर रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बैठने के लिए। दैट विल बी रैंडम फीडबैक्स, लिसन टू देम, नोट इट डाउन, discuss on a weekly meeting, discuss on a daily meeting, discuss on a monthly meeting depending about the topic, and implement that. पवन जी, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स मेरे पास ये आकर के कहते हैं कि सर मैंने रेस्टोरेंट चालू किया और अपनी पाई लगा दी इसके अंदर, हाँ, और अभी ये हाल है कि मेरा रेस्टोरेंट ठीक ढंग से चल नहीं रहा है, और हालत ये आ गई है कि मुझे शायद इसको बंद करना पड़ेगा, मैं इसको आगे बिल्कुल चला नहीं पाऊंगा, मेरे पास कल रेस्टोरेंट खोलने के भी पैसे नहीं। ओके। ऑपरेशंस लॉन्च करने के बाद अक्सर लोग मेरे पास ये बातें आकर के मुझे बोलते हैं। उस समय मेरा उनको जवाब सिंपल रहता है कि सर जी आपने ही ये जगह खोली, आज तक जो हो गया, ठीक है, पहले हम पुरानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स सब चेक करें और फाइंड आउट करें कि क्या रीजन है कि हमारा रेस्टोरेंट पहले चल नहीं रहा है। करेक्ट है, ठीक है, और पहले हम ये रीजन फाइंड आउट करें। एक बार हमें हमारे करेक्टिव मेजर्स और करेक्टिव चीजें मिल जाएं, उसके बाद हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें भले ही जेब से थोड़ा से पैसे लगाने पड़े और या हमें लोन लेना पड़े या हमें कुछ भी करना पड़े, हमें एकदम से गिव अप करके रेस्टोरेंट बंद नहीं कर देना चाहिए। हमें पहले तो रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, और जब हमने रीजन हमारे पास मिल जाए तो हमें करेक्टिव मेजर्स डाल करके वापस से उसको स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपने करेक्टिव मेजर्स लेकर के स्टार्ट किया तो आपका पुराना लॉस भी पूरा कवर हो जाए और आप वापस बैक टू ट्रैक पे आकर के आपका रेस्टोरेंट अच्छा बिजनेस बना सको। समटाइम्स होता ये है कि सिर्फ कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से रेस्टोरेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाते। वो 3-4 गलतियां अगर करेक्ट कर ली जाए उन रेस्टोरेंट्स में
तो देन वो रेस्टोरेंट्स अपनी स्टैंडिंग के ऊपर आ जाते हैं और अच्छी अपनी Output स्टैंडिंग देते ले हैं। पाते हैं और एक अच्छा बिजनेस बना पाते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल आप दे पाएंगे, मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ हो? जी, एक्चुअली मेरे ही एक क्लाइंट थे, उन्होंने उनकी 300 स्क्वायर फीट की जगह थी, उन्होंने सब कुछ सही किया, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया। उन्होंने जो गलती कर दी थी वो ये थी कि उनकी 300 स्क्वायर फीट की जगह में वो उन्होंने 2-2 कुजीन्स डाल दिए, नॉर्थ इंडियन के साथ भी और कॉन्टिनेंटल भी। अब होता ये था कि एक तरफ तो वो सारे इंडियन मसाले ला रहे थे, इंडियन वेजिटेबल्स ला रहे थे, सब कुछ ला रहे थे, उसके साथ ही साथ वो कॉन्टिनेंटल के सारे सॉसेस और सारे इंपोर्टेड चीजेस वगैरह सब कुछ और इंग्लिश वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ ला रहे थे। और उनका जो रेस्टोरेंट था वो था एक टायर 2 सिटी में, जहाँ पे लोगों को कॉन्टिनेंटल इतना ज्यादा पता नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो सेल जो पूरी हो रही थी वो इंडियन की हो रही थी और कॉन्टिनेंटल की सेल रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम थी। फर्स्ट टाइम ट्रायर्स जो थे, ट्रायल्स थे, देखें क्या है क्या नया है। तो मैंने जब उनका पूरा मेन्यू देखा, मैंने उनको सिर्फ इतना ही सजेस्ट किया कि आप अपना कॉन्टिनेंटल पूरा बंद कर दो, आप सिर्फ इंडियन के ऊपर फोकस करो। उन्होंने वापस से रेस्टोरेंट जब दोबारा मेरे साथ इनिशिएट किया और उन्होंने अपना कॉन्टिनेंटल पूरा बंद कर दिया और सिर्फ इंडियन के ऊपर ही फोकस करा, तो उनका रेस्टोरेंट ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एंड देन ही कुड सस्टेन द बिजनेस एंड ही कुड सर्वाइव, क्योंकि उनके ओवरहेड्स भी कम हो गए, उनकी इन्वेंट्री भी जीरो हो गई कॉन्टिनेंटल की, उनके शेफ्स वगैरह सब हटा दिए उन्होंने कॉन्टिनेंटल के। तो सिर्फ इंडियन पे फोकस करके उन्होंने अपना एक ब्रांड खड़ा कर दिया। करेक्ट। तो इवेंचुअली वो स्मॉल सक्सेसफुल हो पड़ती हैं। जी। तो कभी भी अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको पहले अपने रिकॉर्ड्स, अपने पूरे जो डेटा है उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि आपने क्या गलती करी है जिसकी वजह से आपको ये परिणाम मिला। करेक्ट है। सो इसी अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स टू द सेम फंडामेंटल। हमने शुरू से लेके अभी तक बात करी है, वो सारी चीजें मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतने कुजीन्स चलने चाहिए, एब्सोल्युटली, किचन इतना ही बड़ा होना चाहिए। ये जो फंडामेंटल से जो लोग भूल जाते हैं, फिर बीइंग अ पैशनेट बिजनेस दे थिंक कि हम कुछ नया कर देंगे, कुछ अलग कर देंगे। यार मुझे छोटा लग रहा है, हो सकता है फिजिकली आपको दिखने में किचन छोटा लग रहा है, बट जो उसका प्रॉपर प्लेस है उसमें किचन इतना ही होना चाहिए, उसमें इतनी डिशेस ही बननी चाहिए, इतना आपको इन्वेंटरी लेकर के आना चाहिए। एब्सोल्युटली। आपके पास अगर आपको रियलाइज करना है कि आपने गलती कहाँ पर करी, देन यू मस्ट बी हैव सिस्टम्स इन प्लेस। एब्सोल्युटली। क्योंकि वही बात है ना कि डेली बेसिस के ऊपर आपने जो खर्चे किए आपने लिख तो लिए, बट जब मंथली मीटिंग हुई ना, यू कांट टेल, यू कैन से कि सर मैंने लिख रखा था, बट अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि आपने मंगाया है क्यों, वो बॉटल कौन सी थी, आपने सामान मंगाया, आपने बॉटल मंगाई 30 रुपए की वाटर बॉटल मंगाई, तो उसका ब्रांड क्या था? एब्सोल्युटली, यू कांट आंसर दैट। एब्सोल्युटली। झगड़े शुरू हुए, टीम्स का बॉन्डिंग खराब हुआ, and small things make a lot of changes in a negative way as well as well as in positive ways. Absolutely. Another thing which the restaurants they usually do is कि क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बाकी रेस्टोरेंट्स को कॉपी करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनका रेस्टोरेंट भी वैसे ही चल जाएगा जब वो ये बेच रहा है, तो मैं भी यही चीज डाल दूंगा और मैं भी यही सब बेचूंगा तो मेरा रेस्टोरेंट भी वैसे ही चल जाएगा। सिनेरियोस कभी ऐसे होते नहीं है। आपको पहले समझना चाहिए कि जिसने वो रेस्टोरेंट शुरू किया था उसने किस ईयर में स्टार्ट किया था वो रेस्टोरेंट, तब सिनेरियो क्या था और उसकी मेहनत है इतने साल की, इसलिए उसने ब्रांड डेवलप किया है। कुछ लॉयल कस्टमर्स जो रिपीट भी आते हैं उसके पास अभी भी आ रहे हैं, और आप नए बिजनेस को शुरू कर रहे हो वही मॉडल के साथ, तो आप हमेशा दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में आप मेनू बड़ा कर दो या उनका कंसेप्ट आप कॉपी करो और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी सेल हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ग्रेट इनसाइट्स जी। राजीव जी, हमने जो भी पूरा डिस्कस किया, आई थिंक ऑडियंसेस को हमारे बहुत ज़्यादा उससे नॉलेज मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। एंड जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जो एस्पायर कर रहे हैं टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, दे कैन गेट अ रियली गुड वैल्यू आउट ऑफ इट।
एंड एवरीबडी, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज हैं, या फिर आप यू वांट टू डिस्कस समथिंग, सम अदर टॉपिक्स एज वेल, please comment about that. And we hope that Rajiv ji will come again to answer Absolutely. all of these questions that you people have in the comment boxes. Thank you, Rajiv ji, for coming Thank up. you so much. It was a really nice meeting with you. Same here, Pawan ji. Thank you so much. Yeah.